Hello everyone. So welcome to Jaidev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज. मैं आप लोगों को करा रही हूँ असम स्लेट PYQs. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. ये साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप जो भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें आपको मिलें, इंक्लूडिंग JRF स्लेट. ठीक है, आप जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलें इस साल. और इसी के साथ साथ आप लोग अपना ध्यान भी रखिएगा. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. ये क्वेश्चन बेसिकली था आप लोगों का कि कौन सा इनमें से जो है ये क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग ब्रिक्स. ठीक है, तो ब्रिक्स अगर हम बात करें तो ब्रिक्स एक सर्व करता है, यूजफुल प्लेटफॉर्म है ये. कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन करता है अमंग मेंबर्स. बिल्कुल ठीक है. ब्रिक्स जो है वो प्रमोट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को मेंबर्स के बीच में. ये भी ठीक है. जो ऑल द कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं ब्रिक्स की वो ज्वाइन करती हैं ग्रुपिंग सिर्फ वन टाइम एट वन टाइम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा. यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे. थोड़ा सा इसे हम बढ़ा देते हैं. अमेरिकन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जो है आप लोगों की, ठीक है, ये कम्युनिज्म जो आप लोग देख रहे होंगे, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म वॉज एसोसिएटेड विद. तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपकी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म. किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये फॉस्टर ड्यूल्स ने बताई थी कंटेनमेंट की, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म. ये डेविड ट्रूमैन ने बताई थी, फॉस्टर ड्यूल्स ने बताई थी, जॉर्ज कैनन ने बताई थी या आइजन हैवर ने बताई थी? तो आप लोगों को पता ही होगा ये जॉर्ज कैनन की है. कंटेनमेंट ऑफ थीसिस भी बोलते हैं, थीसिस ऑन कंटेनमेंट भी बोलते हैं और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म भी बोलते हैं. यानी कंटेनमेंट का मतलब होता है कि प्रसार को रोकना, है ना. आप लोगों को पता ही होगा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जो कम्युनिज्म था, साम्यवाद था, वो बेसिकली बहुत ही बिग प्रॉब्लम थी, है ना. तो यहाँ पर इनको इसको रोकना था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें इसको डिस्कस नहीं किया गया था डेलिब्रेटेड इन सार्क प्लेटफॉर्म. तो बायलेटरल इश्यूज को, न्यूक्लियर इश्यूज को, या इश्यूज रिगार्डिंग रिफ्यूजी क्राइसिस जम्मू एंड कश्मीर. तो कौन सा डिस्कस नहीं किया गया, डेलिब्रेट नहीं किया गया था सार्क प्लेटफॉर्म पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बायलेटरल इश्यूज को. तो बायलेटरल इश्यूज वो इश्यूज हैं बेसिकली जो जिसको डिस्कस ही नहीं किया गया, ठीक है, सार्क प्लेटफॉर्म पर. तो सार्क है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो ये है 1985 में ये स्टेब्लिश हुआ था. इसका जो इसका हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है. उसके बाद यहाँ पर देखिए असर्शन रीजन है, ठीक है, सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर असर्शन है और जैसे यहाँ पर एग्जामाइन करना है असर्शन एंड रीजन को, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को. बट यहाँ पर ए और बी दे रखा है, मतलब आप समझ जाओ ए जो है वो असर्शन है, बी जो है वो रीजन है. तो इंडिया ने मैनेज किया है, डेवलप किया है मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप को. रीजन कहता है न्यू दिल्ली इज averse to participating in regional multilateralism, security और economic in and around साउथ ईस्ट एशियन नेशन रिलेशंस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंडिया है, इंडिया ने मैनेज किया है डेवलप करने के लिए एक मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप को. और रीजन कहता है कि न्यू दिल्ली जो है वो पार्टिसिपेट करता है रीजनल मल्टीलेटरलिज्म में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक में, है ना, साउथ एशियन एशियन रिलेशंस के साथ यहाँ पर. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखो, इसमें राइट आंसर होगा आपका ए, नहीं बी हो जाएगा. ठीक है, बी हो जाएगा. ए तो करेक्ट है लेकिन आर क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा. आर क्या होगा? रॉन्ग होगा. बी इज रॉन्ग क्योंकि न्यू दिल्ली इज अवर्स टू पार्टिसिपेटिंग रीजनल मल्टीलेटरलिज्म, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक, है ना. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना. उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 55. इंडिया जॉइंट जो रहा यहाँ पर, जो इंडिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी विद जापान, वियतनाम एंड सिंगापुर, तो ये कन्फाइंड हुई
टू एंटी पायरी ड्रिल्स में कंट्रोल करना था ऑल सी, है ना, यहाँ पर इंडियन ओशियंस, एंड प्रिवेंट करना था पोटेंशियल बीजिंग इस्लामाबाद एक्सेस इन द एरेना ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड एसएलबीएम, और इसको हम बोल सकते हैं सब मैरिन लॉन्च्ड क्रूजिन मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और फोर्स प्रोजेक्शन इन डिस्टेंट रीजन्स। ठीक है, डी है आपका प्रिवेंट करना था इंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सीज एंड ताइवान स्ट्रेट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर भाई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रिवेंट करना था पोटेंशियल बीजिंग इस्लामाबाद एक्सेस एरेना ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड एसएलबीएम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 56। तो 56 यहाँ पर कहता है कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, ये ट्रू भी हो सकती हैं फॉल्स भी हो सकती हैं, तो आपको बताना है। 1971 में एनपीटी एंटर्ड में आई थी, मतलब फोर्स में आ गई थी, लागू हुई थी। 1996 में सीटीबीटी ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए। 1987 में जो एमटीसीआर था वो स्टेब्लिश हुआ था, और 2005 में जो डीपीआरके है वो अनाउंस हुआ था कि ये टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे राइट आंसर जो होगा भी, तो 1971 में एनपीटी फोर्स में आई है तो नहीं, 1970 में आई थी, है ना। 1968 की है, 1970 में फोर्स में आई। फिर आप देखोगे जो 1996 में सीटीबीटी को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था, ये बिल्कुल ट्रू है। एंड 1987 में एमटीसीआर स्टैब्लिश हुई, ये भी ठीक है। डीपीआर के बेटा, डीपीआर के बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इन्होंने बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो ये आप लोगों का ये नॉर्थ कोरिया है ना, ये क्या है, नॉर्थ कोरिया है। तो इन्होंने अनाउंस किया था टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ये 2005 में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था बेटा, इसी से 2 साल 1 साल बाद किया था, यानी जैसे यहाँ पर 2005 लिखा है ना, इस 2005 की वजह से ही रॉन्ग हो गया। बिकॉज इन्होंने जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो वो किया था 2006 में। और अगर आपको लिखना चाहते हो इन्होंने कब कब, देखो बेटा, नॉर्थ कोरिया ने अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं? 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन्होंने 2006 में, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था 2009 में, तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया 2013 में, और चौथा न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन लोगों ने 2016 में, और फिर इन्होंने जो बाद वाला किया 2017 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बेसिकली इस तरह से इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो 2006, 2009, 2013, 2013 में इन्होंने ट्वाइस किया था, मतलब 2016 में इन्होंने 2 बार किया था। ठीक है, इसीलिए आप सोच रहे हो कि मैम ने तो 5 ही ईयर बताए। कौन कौन से? 6, 9, 13, 16 और 17 यही बताए हैं ना। तो 2016 में इन्होंने 2 बार किए थे, तो इसी वजह से, इसीलिए वो ट्वाइस गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। सो यहाँ पर 57 है, इंडिया एंड अफ्रीका जो रिलेशन है रिसेंट ईयर्स में गाइड बाय सर्वल फैक्टर। तो इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स दैट आर cheaper and appropriate in African condition. These have been several visits by Indian political leaders in Africa. इंडिया ने प्रोवाइड किया है सर्वर सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोविजंस को टू मैनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट। there is a strong tendency of democratization in several African states. तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो राइट आंसर जो होगा मेरे यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। इसमें ए और सी ही यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो इंडिया जो है वो सोर्स है टेक्नोलॉजी का, एंड प्रोडक्ट दैट आर द चीपर, है ना, अप्रोप्रिएट इन अफ्रीकन कंडीशन। और इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सोशल और ह्यूमैनिटेरियन प्रोविजंस को मैनी ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और सी ही होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 58।
जो कॉन्सेप्ट है न्यू डेमोक्रेसी का, तो ये कंट्रीब्यूशन था किसका? स्टालिन का, मार्क्स का, माओ का या लेनिन का? तो ये काफी ज्यादा इजी है, आप आराम से इसको कर लोगे। इसका राइट आंसर माओ है। आपको पता है ये न्यू डेमोक्रेसी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये माओ ने दिया था और ये चाइना के लिए दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्हीं का ही आप लोगों का कल्चरल रेवोल्यूशन है, यही बेसिकली आपके फ्लावर ब्लूसम्स पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का इनिशिएटेड प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन द केस, तो ये चंपाकम दार्जिलिंग वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, गोलकनाथ था ये, केहर सिंह था या केशवानंद भारती? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएट किया प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन द केस, तो ये राइट हो जाएगा केशवानंद भारती केस। आपको पता ही है ना, केशवानंद भारती केस। चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द सिनो इंडियन रिलेशन इन फ्यूचर वुड बी बेस्ड ऑन? तो ये जो सिनो इंडियन रिलेशन है यानी चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है, तो ये फ्यूचर में होगा कोऑपरेटिव एटीट्यूड से होगा, कन्फ्रंटेशनिस्ट एक्शन से होगा, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट होगा या नन ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर होगा कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ठीक है, कोऑपरेटिव एटीट्यूड से ही इंडिया रिलेशन इनके साथ चाइना के साथ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, एक बार ध्यान से स्टेटमेंट समझो। एन अमेंडमेंट, अगर कोई भी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसको इनिशिएट किया जाता है इंट्रोडक्शन, पहले बिल लाया जाता है लोकसभा में। जो बिल होता है अमेंडमेंट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको पास किया जाता है ईच हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर, है ना, टू थर्ड मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज आपको बतानी है कि कौन सा ठीक होगा, दोनों से स्टेटमेंट से कौन सा ठीक है, ए ही ठीक है, बी ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है, ए और बी दोनों में से कोई ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अन अकेडमी पे लाइव पढ़ाती हूँ, प्लस में मेरे कोर्स अभी चल रहा है, ये वाला कोर्स चल रहा है डिटेल्ड कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, और मैं आप लोगों के लिए इस मंथ और भी न्यू कोर्सेज लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरी जो स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास आज शाम को जो होगी, तो वो होगी आप लोगों की 9 PM। ठीक है, 9 PM हम लोग करेंगे आरपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसमें मैं आप लोगों को देती हूँ काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड पीडीएफ। ओके, इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, दिस इज मीनाक्षी सिंह एंड आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको ये जो प्राइजेस आप नजर आ रहे हैं, आपको इतने पे नहीं करने होते। आप जब यूज करोगे मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव, तब आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये आपको कम के पड़ जाते हैं, लाइक 12 मंथ वाला 12,000 समथिंग का पड़ जाएगा। ठीक है, और ये 6 मंथ वाला आपको 9,000 समथिंग का पड़ जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय टू ऑल, थैंक यू एंड वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, थैंक यू।